As our Prime Minister firmly believes, we need to focus on four major castes. They are Garib, Mahilaएं, युवा and अन्नदाता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस माइंड पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अंतरिम बजट 2024-25। ये टॉपिक आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको इसे काफ़ी अच्छे से कवर करना होगा। तो क्या है इस बार का बजट? इस बार के बजट को अंतरिम बजट यानी इंटरिम बजट क्यों कहा जा रहा है, ये भी हम देखने वाले हैं। आपको बता दें कि अंतरिम बजट का मतलब ये होता है, ये वर्ड इसलिए यूज़ किया जा रहा है क्योंकि इस साल आपके लोकसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं। इलेक्शन होने के बाद जुलाई के मंथ में, जुलाई महीने में आपका जो पूर्ण बजट नई सरकार के द्वारा पेश किया जाएगा। इसीलिए जो वर्तमान सरकार है इसके द्वारा अंतरिम बजट पेश किया गया है। तो इस टर्मिनोलॉजी को काफ़ी अच्छे से अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, बजट आज की वीडियो में हम क्या सब कवर करेंगे, सबसे पहले आप इस चीज़ को समझिए। तो बजट को हम कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे बजट क्या है। हम बेसिक टू एडवांस इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले आपको समझाया जाएगा कि बजट क्या है, बजट का इतिहास क्या रहा है, यहाँ पर हम ये चीज़ भी देखेंगे। स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद बजट का क्या इतिहास रहा है, आज की वीडियो में हम इसे भी समझने वाले हैं। इसके बाद हम बजट प्रक्रिया को समझेंगे। बजट किस प्रकार से लोकसभा संसद में पेश किया जाता है, किस प्रकार से इसको पास किया जाता है दोनों सदनों के द्वारा। तो बजट प्रक्रिया को भी यहाँ पर हम काफ़ी अच्छे से समझने वाले हैं। बजट प्रक्रिया के बाद फाइनली हम अंतरिम बजट 2024-25 जो इस अभी 1 फरवरी को हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमन के द्वारा पेश किया गया है, तो इसे हम यहाँ पर काफ़ी अच्छे से समझेंगे, देखेंगे इस साल का बजट किस चीज़ पर फोकस करता है और क्या सब इसमें नए नए प्रावधान किए गए हैं। तो यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कहीं से भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो बजट में प्रावधान किए गए हैं यहीं से आए। बजट के इतिहास से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बजट क्या है, कौन से आर्टिकल में इसको मेंशन किया गया है, तो कहीं से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए जब आप बजट टॉपिक कवर कर रहे हैं तो आपको इसको काफ़ी अच्छे से कवर करना होगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले समझते हैं बजट क्या है। देखिए, कौन से आर्टिकल में है, तो संविधान के आर्टिकल 112 के अनुसार बजट को सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में जाना जाता है। एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है, बजट आपका आर्टिकल 112 में है और हमारा जो संविधान है यहाँ पर बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, बल्कि बजट के लिए वार्षिक वित्तीय विवरण एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस शब्द का यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बजट शब्द का जो यूज़ है वो क्या संविधान में किया गया है, तो इसका संविधान में यूज़ नहीं किया गया है। आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। यह एक वित्तीय वर्ष में, अब यहाँ पर देखते हैं कि बजट क्या होता है। तो आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि बजट एक वित्तीय वर्ष में आपको पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है। तो दोस्तों, आपका जो वित्तीय वर्ष है वो आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक हमारा वित्तीय वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर होता है। तो बजट क्या है? बजट एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण होता है, यानी कि सरकार को कितनी प्राप्तियां हो रही हैं, कितना सरकार को राजस्व प्राप्त हो रहा है, टैक्स से, टैक्स के अलावा जो काफ़ी सारी चीज़ें हैं उनसे सरकार को प्राप्त यानी कि राजस्व मिलता है। तो कितना सरकार को राजस्व मिल रहा है, यानी कि राजस्व का मतलब यहाँ पर आप इनकम से समझ सकते हैं, सरकार को कितनी इनकम हो रही है एक साल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा सरकार कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, सरकार कितना व्यय करती है, ठीक है। तो इसी का ही एक अनुमानित यानी कि एक अनुमान लगाया जाता है, एक वित्तीय वर्ष के अंदर सरकार के द्वारा कितनी इनकम ली गई है, कितना इनकम हुआ है और कितना उसने एक्सपेंडिचर किया है। तो बजट के अंदर आपका इन्हीं दोनों चीज़ों का विवरण होता है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं संघीय बजट को राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में वर्गीकृत किया जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने 2 टर्मिनोलॉजी आई है, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट क्या होता है। जब तक आप इनको नहीं समझेंगे तब तक आपको बजट समझ में नहीं आएगा। देखिए, राजस्व बजट में सरकार की कर और गैर कर राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय होते हैं, जबकि पूंजीगत बजट के अंतर्गत सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां और भुगतान आते हैं। यहाँ पर आपको समझना
होगा राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं और पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है, इनके बीच बेसिक डिफरेंस क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं। देखिए राजस्व प्राप्तियां सरकार की हर वो प्राप्ति जो कि सरकार के ऊपर किसी प्रकार की न तो देयता को जन्म दे, यानी कि न तो लाइबिलिटी को जन्म दे, और ना ही यह सरकार की संपत्ति में किसी भी प्रकार की कमी को जन्म दे, ये आपकी राजस्व प्राप्तियां कहलाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कर से होने वाली जो प्राप्तियां हैं, जो कर से सरकार को प्राप्त होता है, चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स हो, तो कर से होने वाली प्राप्तियां सरकार के लिए राजस्व प्राप्तियां होती हैं, क्योंकि जो टैक्स से सरकार को इनकम होती है उसे सरकार को वापस नहीं करना होता है, तो ये सरकार की राजस्व प्राप्तियां होती हैं, और ना ही ये सरकार की संपत्ति में किसी प्रकार की कमी करती हैं। कर से होने वाली प्राप्तियां हो सकती हैं, इसका जो एग्जाम्पल है राजस्व प्राप्तियां का, इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों से प्राप्त होने वाला लाभांश, जो सरकार की कंपनियां हैं उससे जो लाभांश प्राप्त होता है वो राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा दिए गए ऋण पर प्राप्त होने वाला ब्याज, जो सरकार दूसरों को ऋण देती है उस पर जो सरकार को ब्याज मिलता है, वो भी सरकार की राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत आता है। इसके अलावा समझते हैं पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं। पूंजीगत प्राप्तियां सरकार की हर वह प्राप्तियां, यानी कि सरकार जो कि सरकार के ऊपर किसी प्रकार की देयता को जन्म दे, यानी कि लाइबिलिटी को जन्म दे, अथवा जो सरकार की संपत्ति में किसी प्रकार की कमी को जन्म दे, पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती है। सिंपल सा आपको समझना है, राजस्व प्राप्तियों के अंतर्गत सरकार की किसी भी संपत्ति में कोई कमी नहीं होती है, सरकार को कुछ वापस नहीं करना होता है, लेकिन पूंजीगत प्राप्तियां जो होती हैं इनसे सरकार की संपत्ति में कमी होती है या फिर सरकार को उन्हें वापस करना होता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एग्जाम्पल से आप काफी अच्छे से यहाँ पर समझेंगे। देखिए पूंजीगत प्राप्तियों के अंतर्गत आता है सरकार के द्वारा जो ऋण लिया जाता है, ये सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां होती हैं, जो सरकार ऋण लेती है। देखिए क्योंकि फ्रेंड्स सरकार जो ऋण लेती है उसे सरकार को वापस करना होता है, उस पर ब्याज भी देना होता है, तो ये सरकार की संपत्ति में कमी करती है। तो यहाँ पर आपने समझा राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, इसके अलावा पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं। तो यहाँ पर आपने समझा कि राजस्व प्राप्तियों का मतलब यहाँ पर इनकम से है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हम सरकार की इनकम की बात कर रहे हैं, ये दोनों ही सरकार की इनकम के स्रोत हैं, लेकिन एक सरकार के ऊपर कोई भी जिम्मेदारी, कोई भी लाइबिलिटी को जन्म नहीं दे रहा है, और जो पूंजीगत प्राप्तियां हैं क्योंकि वो सरकार को वापस करना है, इसीलिए ये सरकार के ऊपर एक लाइबिलिटी होती है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक वर्ड और यहाँ पर समझना होगा, राजस्व व्यय क्या होता है और पूंजीगत व्यय क्या होता है। चलिए इन्हें भी समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं राजस्व व्यय क्या होता है। देखिए राजस्व व्यय सरकार के वैसे व्यय होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार की संपत्ति का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। ये व्यय मुख्यतः उपभोग के उद्देश्य से किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राज्यों को दिया गया अनुदान एक राजस्व व्यय है। इसके अलावा लिए गए सरकारी ऋण पर जो ब्याज का भुगतान किया जाता है, ये भी आपका राजस्व व्यय है। जो सरकार के द्वारा, सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके लिए है, जो सरकार के द्वारा कल्याणकारी योजनाएं चलाई जाती हैं, ये सब सरकार के राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार का होता है, क्योंकि कल्याणकारी योजनाओं के द्वारा यानी कि राजस्व व्यय के द्वारा किसी भी प्रकार की संपत्ति का निर्माण नहीं होता है। ये मेनली उपभोग के उद्देश्य से ही इसको खर्च किया जाता है। इसके अलावा जो आपका पूंजीगत प्राप्तियां हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये सरकार के वैसे व्यय होते हैं जो किसी संपत्ति का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार के द्वारा जो सड़क, रेल, इसके अलावा जो रेलवेज, ये सब बनाए जाते हैं, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण होता है, संपत्ति का निर्माण होता है, तो ये सरकार का क्या कहलाता है, पूंजीगत व्यय। पूंजीगत व्यय में किसी भी प्रकार की संपत्ति का निर्माण होगा, बस आपको इतना यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा जो सरकार के द्वारा स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज ये सब बनवाए जाते हैं, ये सब भी कैपिटल एक्सपेंडिचर का ही पार्ट होता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये टर्मिनोलॉजी अच्छे से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि इन्हें समझे बिना बजट को समझना संभव नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने 4 टर्मिनोलॉजी को काफी अच्छे से समझा है। राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं, राजस्व व्यय क्या होता है, इसके अलावा पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं और पूंजीगत व्यय क्या होता है।
दोस्तों हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाए, लेकिन आपको वीडियो को कंप्लीट देखना है क्योंकि यहाँ पर जो आपका बजट टॉपिक है वो काफ़ी अच्छे से कवर किया जाएगा। बजट क्या है, इसका इतिहास क्या है और जो अभी वर्तमान बजट पेश किया गया है उसमें क्या प्रावधान है, हम आज की वीडियो में इन सभी को कवर करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बजट को तैयार किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपसे अक्सर पूछा जाता है कि बजट को किसके द्वारा तैयार किया जाता है, नोडल एजेंसी कौन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों का विभाग बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी नोडल निकाय है। एक वर्ष का बजट आर्थिक मामलों के विभाग के बजट प्रभाग द्वारा तैयार किया जाता है। यह मोटे तौर पर विभिन्न विभागों या मंत्रालयों और इस काम में लगे विभाग के प्राधिकारियों की ओर से दिए गए व्यय या भुगतान और प्राप्तियों के विस्तृत अनुमान के आधार पर तैयार किया जाता है। बजट को नकदी के आधार पर तैयार किया जाता है, अर्थात किसी एक वित्तीय वर्ष के दौरान उचित मंजूरी के तहत वास्तव में जो कुछ भी प्राप्त होने या भुगतान होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर आपने समझा कि बजट को तैयार किसके द्वारा किया जाता है। जो पॉइंट आपको याद रखना है बस इतना याद रखना, वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों के विभाग बजट तैयार करने के लिए उत्तरदायी नोडल एजेंसी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी समझते हैं बजट की प्रस्तुति। बजट को किस प्रकार से प्रस्तुत किया जाता है। देखिए, राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण पेश कराता है। तो कौन पेश कराता है? राष्ट्रपति। कहां पर? संसद के दोनों सदनों के समक्ष। ये चीज आपको ध्यान देनी है। इसके अलावा संसद में केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा बजट पेश किया जाता है। तो बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। वित्त मंत्री कौन है? अभी हमारी निर्मला सीतारमण, ये आप सभी को पता है। देखिए, इसे दो भागों में, भाग ए और भाग बी में प्रस्तुत किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि बजट को कितने भाग में प्रस्तुत किया जाता है। तो दो भाग में, भाग ए और भाग बी। बजट का भाग ए, तो बजट का जो भाग ए है यह बजट का मैक्रो इकोनॉमिक भाग होता है। इसके तहत सरकार की अलग अलग योजनाओं और प्राथमिकताओं की घोषणा की जाती है। इसके तहत अलग अलग क्षेत्र को यानी कि अलग अलग सेक्टर के लिए निधि भी आवंटित की जाती है। तो ये बजट का भाग ए है। इसके अलावा बजट का भाग बी होता है। बजट का भाग बी यह वित्त विधेयक से संबंधित होता है। इसमें आयकर संबंधी संशोधन और अप्रत्यक्ष कर जैसे कराधान प्रस्ताव शामिल होते हैं। चलिए अभी बात करते हैं बजट में पेश किए जाने वाले मुख्य दस्तावेज कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको इसे ध्यान से समझना है। देखिए, वित्त मंत्री के बजट भाषण के अलावा संसद में पेश किए जाने वाले प्रमुख बजट दस्तावेज निम्नलिखित हैं। सबसे पहला वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण का संविधान में कहां पर उल्लेख किया गया है? तो आर्टिकल 112 के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। दूसरा जो दस्तावेज है यह है आपकी अनुदान मांगे। अनुदान मांगे संविधान के अनुच्छेद 113 के तहत प्रस्तुत की जाती हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 110 के तहत वित्त विधेयक को पेश किया जाता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं बजट में पेश किए जाने वाले मुख्य दस्तावेज कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा FRBM फिस्कल रिस्पॉन्सिबल देखिए, FRBM की फुल फॉर्म होती है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। तो इसके तहत अनिवार्य राजकोषीय नीति का विवरण प्रस्तुत किया जाता है। सबसे पहला मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, दूसरा आपका मीडियम टर्म फिजिकल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट। तो ये इस एक्ट के तहत पेश किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने समझा बजट में पेश किए जाने वाले मुख्य दस्तावेज कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा बजट के साथ कुछ अन्य व्याख्यात्मक दस्तावेज भी प्रस्तुत किए जाते हैं, जिसमें देखिए ये दस्तावेज आपके यहाँ पर दिए गए हैं। व्यय बजट, प्राप्ति बजट, व्यय की रूपरेखा, बजट एक नजर में, बजट 2024-25 की मुख्य विशेषताएं, बजट 2023-24 की घोषणाओं का कार्यान्वयन। तो ये दस्तावेज, ये यहाँ पर सारे जो दस्तावेज हैं ये बजट में पेश किए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए कि बजट में केवल वार्षिक वित्तीय विवरण ही प्रस्तुत किया जाता है। तो ये आपका यहाँ पर स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने देखा वार्षिक वित्तीय विवरण के अलावा अनुदान मांगे, वित्त विधेयक, काफी सारी चीजें यहाँ पर प्रस्तुत की जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अभी समझते हैं बजट का इतिहास क्या है।
तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने समझा बजट क्या है और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी होती हैं बजट से रिलेटेड उन्हें हमने यहाँ पर समझा है। अभी हम बजट के इतिहास को यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्रता से पहले। कुछ पॉइंट हैं आपको यहाँ पर जो आपको याद रखना है। देखिए, बजट पहली बार 7 अप्रैल 1860 को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को भारतीय प्रशासन के हस्तांतरण के 2 साल बाद पेश किया गया था। बजट प्रस्तुत करने वाले पहले वित्त सदस्य जेम्स विल्सन थे। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है कि बजट प्रस्तुत करने वाले जो पहले वित्त सदस्य थे ये आपके जेम्स विल्सन थे। इसके अलावा अंतरिम सरकार के सदस्य लियाकत अली खान ने 1947-48 का बजट प्रस्तुत किया था। तो इन्हें भी आपको याद रखना है। बात करते हैं स्वतंत्रता के बाद की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. सनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 को पहला बजट पेश किया था। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको जरूर याद रखना है। आपसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है। तब से बजट की प्रक्रिया विकसित हुई है और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरी है। देखिए, इसके साथ ही बजट हमारी अर्थव्यवस्था को आकार देने में हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की क्षमताओं को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर हमने देखा स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए थे जिन्हें आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी समझते हैं बजट प्रक्रिया। बजट प्रक्रिया क्या होती है? बजट की पूरी प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूरी की जाती है। तो यहाँ पर आपको बजट प्रक्रिया को समझना है। देखिए, सबसे पहले बजट को प्रस्तुत किया जाता है संसद में। ठीक है, बजट की प्रस्तुति होती है। इसके बाद संसद के दोनों सदनों में बजट पर सामान्य चर्चा की जाती है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में बजट पर सामान्य चर्चा की जाती है। इसके बाद स्थायी समितियों द्वारा अलग अलग मंत्रालयों की अनुदान मांगों की जांच की जाती है। तो आपको पता है पार्लियामेंट में संसद में काफी सारी कमेटीज होती हैं जिनके द्वारा जो अनुदान मांगे हैं उन पर उनकी जांच की जाती है, उन पर चर्चा की जाती है। इसके बाद अनुदान मांगों पर लोकसभा में विस्तृत चर्चा और मतदान होता है। इसके बाद विनियोग और वित्त विधेयक को पारित किया जाता है। तो ये है बजट की पूरी प्रक्रिया। तो इन चरणों में बजट प्रक्रिया आपकी संपन्न होती है। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं अंतरिम बजट 2024-25 की। तो ये आपका यहाँ से आपका बजट पूरा शुरू हो जाता है जो अभी बजट पेश किया गया है। इसे आपको यहाँ पर काफी अच्छे से समझना है। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप यहाँ पर समझिए इस बार के बजट को अंतरिम बजट इंटरिम बजट क्यों कहा जा रहा है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं क्योंकि 2024 आपका चुनावी साल है, अभी लोकसभा के इलेक्शन होने हैं, इसलिए सरकार ने अभी पूर्ण बजट के बजाय अंतरिम बजट पेश किया है। तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। अंतरिम बजट, यहाँ पर आप अंतरिम बजट को समझ सकते हैं। अंतरिम बजट यह एक अल्पकालिक वित्तीय योजना होती है, यानी कि थोड़े समय के लिए ही इसे लाया गया है क्योंकि चुनाव होने के बाद पूर्ण बजट आपका नई सरकार के द्वारा पेश किया जाएगा। देखिए, अंतरिम बजट यह एक अल्पकालिक वित्तीय योजना होती है। इसे अगले चुनाव तक सरकारी खर्चों को कवर करने के लिए पेश किया जाता है। पूर्ण बजट के विपरीत अंतरिम बजट में केवल नई सरकार के गठन तक अल्प अवधि में सरकार के अनुमानित राजस्व और व्यय के अनुमान को प्रस्तुत किया जाता है। पूर्ण बजट में सरकार के राजस्व, व्यय, आवंटन, आर्थिक नीतियों के विवरण सहित सरकारी वित्त के हर पहलू को शामिल किया जाता है। इसे आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है इन पॉइंट्स को। देखिए, फिर से देखिए, यहाँ पर आपको पूर्ण बजट और अंतरिम बजट में एक बेसिक सा डिफरेंस बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूर्ण बजट के विपरीत अंतरिम बजट में केवल नई सरकार के गठन तक अल्प अवधि में सरकार के अनुमानित राजस्व और व्यय के अनुमान को प्रस्तुत किया जाता है, जबकि पूर्ण बजट में देखिए अंतरिम बजट में केवल नई सरकार के गठन तक सरकार के अनुमानित राजस्व और व्यय के अनुमान को प्रस्तुत किया जाता है, जबकि पूर्ण बजट में सरकार के राजस्व, व्यय, आवंटन, आर्थिक नीतियों के विवरण सहित सरकारी वित्त के हर पहलू को शामिल किया जाता है। देखिए,
अंतरिम बजट के लिए सरकार संसद में लेखा अनुदान पारित कराती है। लेखा अनुदान, वोट ऑन अकाउंट। तो वोट ऑन अकाउंट क्या होता है, इसे आपको अच्छे से समझना है क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो दोस्तों, लेखा अनुदान या वोट ऑन अकाउंट संविधान के अनुच्छेद 116 के अनुसार लेखा अनुदान तत्काल व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से सरकार को अग्रिम भुगतान का प्रावधान करता है। तो ये आपका वोट ऑन अकाउंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बजट का भाग ए हम यहाँ पर समझेंगे। भाग ए में क्या सब प्रावधान किए गए हैं। अंतरिम बजट 2024-25। सबसे पहले देखिए, बजट का विजन 2047 तक विकसित भारत। यह परिकल्पना सरकार की उस समृद्ध भारत की है जो आधुनिक अवसंरचना के साथ प्रकृति के साथ तालमेल रखते हुए सभी नागरिकों और सभी क्षेत्रों को अपना सामर्थ्य हासिल करने के अवसर दे रहा है। तो बजट का विजन है 2047 तक विकसित भारत। ये चीज आपने प्रधानमंत्री के भाषण में भी सुना होगा। इसके अलावा बजट का विकास मंत्र क्या है, तो बजट का विकास मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का समग्र राष्ट्रीय दृष्टिकोण। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस बार के बजट में समावेशन के सभी तत्वों को शामिल करना इस बजट का दर्शन है। सामाजिक समावेशिता, सामाजिक समावेशिता के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों के कवरेज के जरिए यहाँ पर समावेशिता, इंक्लूजन को किया जाता है। इसके अलावा भौगोलिक समावेशिता, भौगोलिक समावेशिता देश के सभी क्षेत्रों के विकास के जरिए भौगोलिक समावेशिता को हासिल किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका समग्र विकास। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2047 तक विकसित भारत। इस बार के बजट के फोकस का क्षेत्र क्या रहा है, ये आपको जरूर याद रखना है। तो इस बार के बजट के फोकस का जो क्षेत्र है वो 4 चीजें रही हैं। ये सबसे पहला गरीब, दूसरा महिलाएं, तीसरा युवा और चौथा अन्नदाता यानी कि किसान। तो इस बार के जो बजट का फोकस के क्षेत्र हैं वो ये चारों रहे हैं। चलिए इन्हें अच्छे से समझते हैं। देखिए, फोकस के क्षेत्रों में प्रमुख उपलब्धियां क्या सब हासिल की गई हैं, इन्हें आपको यहाँ पर समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं गरीब यानी कि पुअर की। तो सबसे पहला गरीबी उन्मूलन। इस बार के बजट में बताया गया है कि 25 करोड़ लोगों को बहुआयामी गरीबी से मुक्ति मिली है। इसके अलावा दूसरा है प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। पीएम जनधन खातों के उपयोग से 34 लाख करोड़ रुपए के डीबीटी के जरिए सरकार को 2.7 लाख करोड़ की बचत हुई है। इसके अलावा पीएम स्वनिधि, पीएम स्वनिधि क्या है, देखिए 78 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण सहायता इसके जरिए प्रदान की गई है पीएम स्वनिधि के जरिए। इसके अलावा 2.3 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को तीसरी बार क्रेडिट मिला है। तो यहाँ पर बताई जा रही है कि गरीबी को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा कौन कौन सी योजना चलाई जा रही हैं और क्या उनकी उपलब्धियां अभी तक रही हैं। इसके बाद है पीएम जनमन योजना। पीएम जनमन योजना के बारे में आपने जरूर सुना होगा। पीएम जनमन योजना, इसकी सहायता से विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों तक पहुंचने में मदद मिली है। तो ये जो यहाँ पर स्कीम्स दी गई हैं और यहाँ पर जो आपको डेटा बताया जा रहा है, इन्हें आपको याद रखना है क्योंकि आपसे पूछा जा सकता है कि पीएम जनमन योजना क्या है या फिर इसका संबंध किससे है। तो आपने यहाँ पर देखा, पीएम जनमन योजना के तहत जो विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह है, इन्हें यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। नेक्स्ट है पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना 18 व्यवसायों में लगे और देखिए 18 व्यवसायों में लगे कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान की जा रही है पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत। तो ये किससे रिलेटेड है, ये आपके कारीगरों और शिल्पकारों से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो पहला फोकस क्षेत्र है इस बार के बजट का, गरीब, इसको हमने यहाँ पर देखा। चलिए बात करते हैं अभी दूसरा फोकस क्षेत्र यानी कि महिलाओं के बारे में। तो महिलाओं के बारे में देखते हैं कौन कौन सी स्कीम्स हैं और क्या सब उपलब्धियां यहाँ पर रही हैं। देखिए, महिला उद्यमियों को मुद्रा योजना के अंतर्गत अब तक 30 करोड़ रुपए का ऋण प्रदान किया गया है। पिछले 10 वर्षों में उच्चतर शिक्षा में महिला नामांकन में 28% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा STEM स्टेम कोर्स में लड़कियों और महिलाओं का नामांकन 43% है। यह आंकड़ा दुनिया में सबसे अधिक है।
इसके अलावा 3 तलाक को गैर कानूनी बनाकर महिलाओं की गरिमा की सुरक्षा की गई है। इसके अलावा लोकसभा एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों को आरक्षित करने के लिए 128वें संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। इसके बारे में आप सभी ने जरूर सुना होगा। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत 70% से अधिक मकान महिलाओं को एकल या संयुक्त मालिकों के रूप में प्रदान किए गए हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि महिलाओं के लिए क्या सब किया गया है, कौन कौन सी स्कीम्स है जो चलाई जा रही हैं और क्या सब उपलब्धियां रही हैं। तो ये इस बार के बजट में मेनली बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं महिला श्रम बल भागी दर में वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ पर ये 2017-18 का दिखाया गया है। 2017-18 में जो महिला श्रम बल की भागीदारी थी वो 23.3% थी। इसके अलावा 2022-23 में ये बढ़कर 37% हो गई है। तो ये डेटा आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जो तीसरा फोकस क्षेत्र है युवा यूथ या अमृत पीढ़ी। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 परिवर्तनकारी सुधारों की शुरुआत कर रही है। इसके अलावा पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, यानी कि इसको पीएम श्री के नाम से भी जाना जाता है, इसकी फुल फॉर्म है पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। तो पीएम श्री में गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो रही है और बच्चों का समग्र एवं चहुमुखी विकास किया जा रहा है। दूसरा है कौशल भारत मिशन। इसके अंतर्गत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। 54 लाख युवाओं के कौशल को अपग्रेड किया गया है और 3000 नए आईटीआई की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है उच्चतर शिक्षा हेतु नए संस्थान। तो उच्चतर शिक्षा हेतु नए संस्थान की स्थापित किए जा रहे हैं। इसके अलावा पीएम मुद्रा योजना, कुल मिलाकर 22.5 लाख करोड़ के 43 करोड़ लोन स्वीकृत किए गए हैं पीएम मुद्रा योजना के तहत। इसके अलावा फंड ऑफ फंड्स, स्टार्टअप इंडिया और स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी योजनाएं युवाओं की सहायता करने और उन्हें रोजगार दाता बनाने के लिए स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप क्रेडिट गारंटी योजनाएं चलाई जा रही हैं। बात करते हैं खेलों में युवा की। तो 2023 में देखिए 2023 में एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों की पदक तालिका में अब तक का सबसे बेहतरीन स्थान हासिल हुआ है। 2023 में शतरंज के प्रतिभाशाली खिलाड़ी प्रज्ञानंद ने मौजूदा विश्व चैंपियन मैगरसन कार्लसन के विरुद्ध कड़ी चुनौती पेश की थी। इसके अलावा भारत में वर्तमान में 80 से अधिक शतरंज ग्रैंड मास्टर हैं, जबकि 2010 में इनकी संख्या 20 से कुछ ही ज्यादा थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं युवाओं के बारे में। नेक्स्ट जो आपका फोर्थ पिलर है, जो फोर्थ फोकस क्षेत्र है इस बार के बजट का, वो है अन्नदाता यानी कि किसान। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले है पीएम किसान सम्मान योजना। तो इसके अंतर्गत लघु एवं सीमांत किसानों सहित 11.8 करोड़ किसानों को प्रत्यक्ष वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। पीएम फसल बीमा योजना, इसके अंतर्गत 4 करोड़ किसान इससे लाभान्वित हो रहे हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार। 1361 मंडियों को एकीकृत कर दिया गया है और इसमें 3 लाख करोड़ रुपए मूल्य का कारोबार हो रहा है तथा 1.8 करोड़ किसानों को सेवाएं मिल रही हैं। इसके अलावा कुछ अन्य उपाय जैसे किसान केंद्रित नीतियां, आय सहायता, मूल्य और बीमा समर्थन के माध्यम से जोखिमों का कवरेज, स्टार्टअप के माध्यम से प्रौद्योगिकियों और नवाचारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो यहाँ पर आपने इस बार के बजट के जो 4 मुख्य फोकस क्षेत्र थे आपने यहाँ पर काफी अच्छे से समझा। तो ये 4 फोकस क्षेत्र कौन से थे? गरीब, महिलाएं, युवा और किसान। इन्हें आपको ध्यान रखना है और इनसे रिलेटेड जो डेटा आपको यहाँ पर बताया गया है इन्हें भी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी नेक्स्ट है अमृत काल के लिए रणनीति। तो अमृत काल के लिए क्या रणनीति सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है, चलिए इसे हम समझते हैं। सबसे पहले सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सतत विकास देखिए 2070 तक नेट जीरो हासिल करने की प्रतिबद्धता सरकार के द्वारा की गई है। इसके अलावा पवन ऊर्जा के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग, इसके अलावा कोयला गैसीकरण एवं द्रवीकरण क्षमता की स्थापना करना, ये सारे जो प्रावधान है ये सतत विकास के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। सीएनजी, पीएनजी और संपीड़ित बायोगैस का चरणबद्ध तरीके से अनिवार्य सम्मिश्रण करना,
इसके अलावा बायोमास एकत्रीकरण मशीनरी की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो ये सारी चीजें सतत विकास के क्षेत्र में की जा रही है ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल कर सकें। इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हासिल करने के लिए छत पर सौर ऊर्जा यंत्र स्थापित करने का प्रावधान भी इस बार के बजट में किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 करोड़ घरों के लिए प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करेगा। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क के लिए ई बसों को अपनाना, इसके अलावा विनिर्माण और चार्जिंग अवसंरचना का समर्थन करके ई वाहन परिवेश को मजबूत करना, पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों का समर्थन करने के लिए बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री संबंधी नई योजना शुरू की जाएगी। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पर है ये अमृत काल के लिए रणनीति सरकार के द्वारा अपनाई जा रही है, जिसमें हमारा मुख्य फोकस सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास को हासिल करना है और इसके लिए ये सारी चीजें यहाँ पर की जा रही हैं। अब तक की उपलब्धियां यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए 10 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, 36.9 करोड़ एलईडी बल्ब, 72.2 लाख एलईडी ट्यूबलाइट यहाँ पर प्रदान की गई हैं। इसके अलावा उजाला के तहत 23.6 लाख ऊर्जा कुशल पंखे वितरित किए गए हैं। एसएनएलपी के तहत 1.3 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइटें लगाई गई हैं। गैर जीवाश्म ईंधन की स्थापित ऊर्जा क्षमता 2004 के 30.4% से बढ़कर 2023 में 43% हो गई है। तो यहाँ पर ये कुछ डेटा दिया गया है जिन्हें आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा बुनियादी ढांचा और निवेश। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि अमृत काल में भारत सरकार की क्या रणनीति रहने वाली है। सबसे पहले हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करना है। दूसरा जो फोकस होगा वो बुनियादी ढांचा और निवेश पर होगा। देखिए इसमें क्या सब प्रावधान किए गए हैं, इन्हें आपको यहाँ पर समझना है। पीएम गति शक्ति के तहत 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों को लागू करना ताकि लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार हो सके और लागत कम हो सके। द्विपक्षीय निवेश संधियों के माध्यम से विदेशी निवेश को बढ़ावा देने पर वार्ता की जाएगी। उड़ान योजना के तहत मौजूदा हवाई अड्डों का विस्तार और नए हवाई अड्डों का व्यापक विकास किया जाएगा। मेट्रो रेल और नमो भारत के माध्यम से शहरी परिवर्तन को बढ़ावा देना। अब तक की उपलब्धियां यहाँ पर आप देख सकते हैं। पूंजीगत व्यय में बढ़ोतरी की गई है। एफडीआई अंतर्वाह 2 गुना हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2005 से 2014 में यहाँ 298 था, जो कि 2014 से 2023 में बढ़कर 596 यहाँ पर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो फोकस किया जा रहा है तीसरे नंबर पर वो समावेशी विकास पर फोकस किया जाएगा। और समावेशी विकास के तहत क्या सब कार्यक्रम हैं, कौन सी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं, इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहला आकांक्षी जिला कार्यक्रम राज्यों को तेजी से विकास और रोजगार सृजन में सहायता करेगा। आकांक्षी जिला कार्यक्रम। दूसरा है पूर्वोत्तर का विकास, पूर्वी क्षेत्र और वहां के लोगों को भारत के विकास का एक शक्तिशाली चालक बनाना सरकार का उद्देश्य है। इसके अलावा पीएम आवास योजना ग्रामीण, इसके तहत अगले 5 वर्षों में अतिरिक्त 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य सरकार के द्वारा रखा गया है। इसके अलावा मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना, मध्यम वर्ग को अपना घर खरीदने बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए यह शुरू की जाएगी। इसके अलावा मौजूदा अस्पतालों के इंफ्रास्ट्रक्चर का उपयोग करके और अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 से 14 वर्ष की आयु वर्ग की लड़कियों के लिए सर्वाइकल कैंसर के टीकाकरण को प्रोत्साहित किया जाएगा। ये काफी ज्यादा न्यूज में है, इसे आपको डिटेल में एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। इसके अलावा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल, इसके कार्यान्वयन में तालमेल के लिए विभिन्न योजनाओं को एक व्यापक कार्यक्रम के तहत लाया जाएगा। इसके अलावा बेहतर पोषण उपलब्ध कराकर बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों को अपग्रेड करने में तेजी लाई जाएगी। इसके साथ ही टीकाकरण के प्रबंधन के लिए तैयार किया गया नया यूविन प्लेटफॉर्म और मिशन इंद्रधनुष को पूरे देश में तेजी से आरंभ किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल के विस्तार हेतु सभी आशा कार्यकर्ताओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को भी शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा समावेशी विकास के तहत क्या सब कार्यक्रम या क्या सब योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं। बात करते हैं अब तक की उपलब्धियों की। तो
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आकांक्षी जिलों में समावेशी विकास यहाँ पर 112। देखिए, पहली तिमाही के भीतर प्रसव पूर्व देखभाल के लिए पंजीकृत महिलाओं का प्रतिशत यहाँ पर आप देख सकते हैं 2000 अक्टूबर 2023 में ये 89 हो गया है। इसके अलावा प्रति लाख जनसंख्या पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत नामांकन की संख्या भी बढ़कर यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये था आपका। चलिए बात करते हैं अभी कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण के लिए क्या सब प्रावधान किए गए हैं। देखिए, फसल कटाई के बाद की गतिविधियों में निजी एवं सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा देना, जैसे उपज एकत्रीकरण, आधुनिक भंडारण, कुशल आपूर्ति श्रृंखला, प्राथमिक और माध्यमिक प्रसंस्करण एवं विपणन और ब्रांडिंग। सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी के उपयोग का विस्तार किया जाएगा। आत्मनिर्भर तिलहन अभियान, तिलहन के लिए आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कार्यनीति तैयार की जाएगी। इसके अलावा खुरपका और मुंहपका रोग को नियंत्रित करने, दुधारू पशुओं की उत्पादकता बढ़ाने हेतु डेयरी विकास के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के कार्यान्वयन को बढ़ावा दिया जाएगा ताकि जलीय कृषि उत्पादकता में वृद्धि की जा सके, निर्यात को दोगुना किया जा सके एवं रोजगार के अधिक अवसर पैदा हो सके। इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए 5 एकीकृत एक्वा पार्क स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा ब्लू इकोनॉमी 2.0 को बढ़ावा देना, जलवायु के अनुकूल कार्यकलापों को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत और बहुक्षेत्रक दृष्टिकोण के साथ तटीय एक्वाकल्चर और मोरिकल्चर की एक योजना शुरू की जाएगी। अब तक की उपलब्धियों अगर देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नीली क्रांति के लिए आवंटन में बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा पीएम सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की औपचारीकरण योजना के लिए आवंटन में यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अभी पर्यटन की। पर्यटन के क्षेत्र में सरकार के द्वारा क्या किया जा रहा है और क्या किया जाएगा। देखिए, राज्यों को प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों का समग्र रूप से विकास करने, वैश्विक स्तर पर उनकी ब्रांडिंग और मार्केटिंग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सुविधाओं और सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर पर्यटन केंद्रों की रेटिंग के लिए एक रूपरेखा स्थापित की जाएगी। पर्यटन विकास के वित्त पोषण के लिए राज्यों को समान आधार पर ब्याज मुक्त दीर्घकालिक ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा लक्षद्वीप सहित अन्य द्वीपों के लिए बंदरगाह कनेक्टिविटी, पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। बात करते हैं कुछ अन्य उपाय की, कुछ अन्य चीजें हैं जो यहाँ पर मेंशन की गई हैं। देखिए, लखपति दीदी का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ करना है। लखपति दीदी का तात्पर्य स्वयं सहायता समूहों, सेल्फ हेल्प ग्रुप की ऐसी महिला सदस्यों से है जो प्रति परिवार प्रति वर्ष कम से कम 1 लाख रुपए की स्थायी आय अर्जित करती है। तो लखपति दीदी जो ये आपकी योजना है, ये स्वयं सहायता समूहों से रिलेटेड है, इसे आपको याद रखना है। दूसरा है अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना। इसके लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के साथ 1 लाख करोड़ रुपए का कोष स्थापित किया जाएगा। रक्षा उद्देश्यों और आत्मनिर्भरता में तेजी लाने के लिए डीप टेक प्रौद्योगिकियों को मजबूत करने हेतु एक नई योजना शुरू की जाएगी। इसके अलावा तीसरा है यहाँ पर विकसित भारत के लिए राज्यों में सुधार करना। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए राज्यों में समृद्धि और विकास के अनेक समर्थकारी सुधार किए जाने की जरूरत है। इसके लिए 50 वर्ष के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपए का प्रावधान करने का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा सामाजिक चुनौतियों का समाधान करना, तीव्र जनसंख्या वृद्धि और जनसांख्यिकी परिवर्तनों के कारण उत्पन्न चुनौतियों का समाधान करने एवं विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा। तो ये कुछ अन्य उपाय थे जो यहाँ पर किए गए हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको बताया कि बजट को 2 भाग में पेश किया गया, भाग ए और भाग बी। तो अभी हमने भाग ए को कंप्लीट कर लिया है। दूसरा है आपका भाग बी। भाग बी में क्या सब प्रावधान किए गए हैं, इन्हें आपको यहाँ पर अच्छे से समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर की। तो इसमें क्या सब बदलाव किए गए हैं और क्या सब चीजें हैं, चलिए इन्हें देखते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं प्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स। पिछले 10 वर्षों में कर संग्रह 3 गुना से अधिक हो गया है।
टैक्स रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या में 2.4 गुना की वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा टैक्स रिटर्न को प्रोसेस करने का औसत समय 2013-14 में 93 दिन था, जो घटकर 2023-24 में 10 दिन हो गया है। इसके अलावा 7 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं पर कोई कर देनदारी नहीं है। दोस्तों, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको काफ़ी अच्छे से यहाँ पर समझना है और याद रखना है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि 7 लाख रुपए तक की आय वाले करदाताओं पर कोई भी कर देनदारी नहीं होगी। इसके अलावा खुदरा व्यवसायों के लिए प्रिज्मेटिव कराधान की सीमा 2 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दी गई है। मौजूदा कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स की दर 30% से घटाकर 22% और नई विनिर्माण कंपनियों के लिए 15% कर दी गई है। देखिए, बात करते हैं करदाता सेवाओं में सुधार की, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं करदाता सेवाओं में सुधार के लिए फेसलेस असेसमेंट और अपील, इसके अलावा टैक्स रिटर्न पहले से भरना और नया फॉर्म 26AS, तो ये कुछ चीजें हैं जो यहाँ पर की गई हैं। चलिए बात करते हैं अप्रत्यक्ष कर की, इनडायरेक्ट टैक्स की। देखिए, वित्त वर्ष 2024 में औसत मासिक सकल जीएसटी संग्रह दोगुना होकर 21.66 लाख करोड़ रुपए हो गया है। इसके अलावा जीएसटी के लागू होने के बाद की अवधि 2017 से 2023 में राज्यों में कर उछाल देखा गया है। यह 2012 से 2016 की अवधि में 0.72 था, जो बढ़कर 2017 से 2023 में 1.22 हो गया है। इसके अलावा अधिकांश वस्तुओं और सेवाओं की लॉजिस्टिक लागत एवं की कीमतों में कमी आई है। 2019 से इंपोर्ट रिलीज टाइम में कमी आई है। अंतर्देशीय कंटेनर डिपो पर 47% कम हुआ है। इसके अलावा एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स पर 28% कम हुआ है। समुद्री बंदरगाहों पर यह 27% कम हुआ है। इसके अलावा टैक्स और ऑर्बिट्रोज और चुंगी को समाप्त करके आपूर्ति श्रृंखला को बेहतर बनाया गया है। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स में किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए अभी बात करते हैं कर प्रस्ताव की। देखिए, कराधान में निरंतरता, स्टार्टअप और सॉवरेन वेल्थ फंड या पेंशन फंड द्वारा किए गए निवेश के लिए कुछ कर लाभ तथा कुछ आईएफएससी यूनिट्स के लिए कर छूट को 31 मार्च 2025 तक बढ़ा दिया गया है। बकाया प्रत्यक्ष कर को माफ किया गया है। वित्त वर्ष 2009 से 10 तक की अवधि के लिए 25,000 रुपए तक, वित्त वर्ष 2011 से 15 तक की अवधि के लिए 10,000 रुपए तक। इससे लगभग 1 करोड़ करदाताओं को लाभ होने की उम्मीद है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों, आयात शुल्कों, कॉरपोरेट करों के लिए समान कर दरों को बनाए रखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरकार के पास रुपया कहाँ से आता है और कहाँ खर्च होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं रुपया कहाँ से आता है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा यहाँ पर उधार और अन्य देताओं से लगभग 28% की प्राप्ति हो रही है। इसके अलावा आयकर, इनकम टैक्स से 19% रुपया सरकार को मिल रहा है। यानी कि ये जो स्रोत है सरकार के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा रुपया सरकार को यहीं से आ रहा है। इसके अलावा जो गैर कर प्राप्तियां हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं 7% है। इसके अलावा गैर ऋण पूंजीगत प्राप्तियां 1% है। सीमा शुल्क से 4% है। जीएसटी और अन्य कर, यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएसटी और अन्य कर से 18% सरकार को यहाँ से पैसा आ रहा है। निगम कर से 17% है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5% है। तो इन्हें आपको ध्यान रखना होगा, एक क्रम में इन्हें ध्यान रखना होगा कि कहाँ से सरकार को सबसे ज्यादा पैसा आ रहा है। तो इसे आपको ध्यान से समझना होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सबसे ज्यादा ये उधार और अन्य देताओं 28% है यहाँ पर। इसके बाद इनकम टैक्स से 19% आ रहा है। ठीक है, निगम कर से 17% आ रहा है। जीएसटी और अन्य कर से 18% आ रहा है। तो इस प्रकार से आप इन्हें याद रखना। इसके अलावा देखते हैं रुपया खर्च कहाँ पर होता है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा खर्च ब्याज भुगतान में होता है सरकार का, 20% यहाँ पर दिखाया गया है। इसके अलावा करों और शुल्कों में जो राज्यों का हिस्सा होता है 20% यहाँ पर दिखाया गया है। केंद्रीय क्षेत्र की जो योजनाएं हैं यहाँ पर 16% खर्च होता है। इसके अलावा रक्षा पर 8%, सब्सिडी पर 6%, केंद्र प्रायोजित योजनाओं पर 8% यहाँ पर दिखाया गया है। पेंशन पर 4% खर्च हो रहा है। इसके अलावा इन सभी को आपको अच्छे से ध्यान रखना है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डायग्राम यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो इन्हें आप यहाँ पर देख सकते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन, यहाँ पर डायग्राम के थ्रू ये चीज़ आपको यहाँ पर समझाई गई है। देखिए घटती बेरोजगारी दर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल ट्रांजैक्शन की बढ़ती मात्रा, तो काफ़ी ज़्यादा डिजिटल होती जा रही हैं सभी चीज़ें, तो यहाँ पर आप इन्हें देख सकते हैं। चलिए हम अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इंपॉर्टेंट जो शब्दावलियाँ हैं बजट से रिलेटेड, इन्हें हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहला है, एक आपने सुना होगा विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। तो ये क्या होता है, इसे आपको यहाँ पर देखना है। तो विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल। देखिए यह सरकार को वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय को पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की शक्ति देता है। तो यहाँ पर आपने देखा विनियोग विधेयक क्या होता है। विनियोग विधेयक सरकार को वित्तीय वर्ष के दौरान जो उसका एक्सपेंडिचर होता है, जो व्यय होता है, इसे पूरा करने के लिए भारत की संचित निधि से धन निकालने की शक्ति देता है सरकार को, एप्रोप्रिएशन बिल। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा है आपके सामने चुंगी। चुंगी क्या होता है, इसे यहाँ पर समझते हैं। यह किसी स्थानीय नगरपालिका प्राधिकरण द्वारा अपने क्षेत्र में प्रवेश करने वाली कुछ श्रेणियों की वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर है। तीसरा है आपके सामने सॉवरेन वेल्थ फंड्स। सॉवरेन वेल्थ फंड्स क्या होते हैं, देखिए ये सरकार के स्वामित्व वाले निवेश साधन होते हैं जो देश के वित्तीय भंडार का प्रबंधन करते हैं। वे दीर्घकालिक धन उत्पन्न करने और आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और अन्य उपकरणों जैसी विभिन्न परिसंपत्तियों में निवेश करते हैं। नेक्स्ट है सीमा शुल्क। सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी क्या होती है, यह वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया जाने वाला कर है। नेक्स्ट है टैक्स ऑर्बिट्रीज। तो टैक्स ऑर्बिट्रीज क्या होती है, देखिए जब कर देताओं को कम करने या वित्तीय लाभ को अधिकतम करने के लिए, तो जब कर देताओं को कम करने या वित्तीय लाभ को अधिकतम करने के लिए अलग अलग कर विनियमों या दरों में अंतर का रणनीतिक रूप से फायदा उठाया जाता है, तो उसे टैक्स ऑर्बिट्रीज कहते हैं। नेक्स्ट है डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। जब कोई व्यक्ति सीधे सरकार को कर का भुगतान करता है तो उसे प्रत्यक्ष कर कहा जाता है। इसमें आयकर, पोल टैक्स, भूमि कर, व्यक्तिगत संपत्ति कर आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। देखिए वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए करों को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। ऐसे कर अंतिम उपभोक्ता से विनिर्माता या खुदरा विक्रेता जैसे मध्यस्थ एकत्रित करते हैं। उदाहरण के लिए वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी, उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क आदि। देखिए नेक्स्ट है आपका राजस्व प्राप्तियां, रेवेन्यू रेसिप्ट्स क्या होती हैं, इन्हें हमने शुरू में भी समझा था। देखिए राजस्व प्राप्तियां, यह सरकार को बिना ऋण लिए या मूल्यवान परिसंपत्तियों को बेचे बिना प्राप्त धन है। इसमें कर, सार्वजनिक उद्यमों से लाभांश, सेवाओं के लिए शुल्क आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट है कॉरपोरेट टैक्स, निगम कर। यह किसी कंपनी के मुनाफे पर सरकार द्वारा लगाया जाने वाला प्रत्यक्ष कर है। यह कंपनी की निवल आय पर एक निश्चित प्रतिशत के रूप में वसूला जाता है। इससे सार्वजनिक सेवाओं और अवसंरचना के लिए सरकार को राजस्व जुटाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट है कर उछाल। कर उछाल क्या होता है, देखिए कर उछाल जीडीपी में वृद्धि के सापेक्ष कर संग्रह में वृद्धि के माप को इंगित करता है। कर राजस्व को तब उछालपूर्ण माना जाता है जब कर की दरें अपरिवर्तित रहने पर भी जीडीपी में समृद्धि की तुलना में कर संग्रह में आनुपातिक रूप से अधिक वृद्धि होती है। नेक्स्ट है व्यवहार्यता अंतराल वित्त पोषण। तो ये क्या है, चलिए इसे देखते हैं। इसके तहत आर्थिक रूप से न्यायसंगत लेकिन वित्तीय रूप से अव्यवहार्य परियोजनाओं को अनुदान प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट है प्रिज्मेटिव कराधान। तो प्रिज्मेटिव टैक्सेशन क्या होता है, चलिए इसे देखते हैं। इसके तहत पात्र व्यवसाय अपने टर्नओवर के एक निर्धारित प्रतिशत को आय के रूप में घोषित कर सकते हैं। यह विस्तृत लेखांकन रिकॉर्ड की आवश्यकता को कम करते हुए कर नियमों के पालन को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन मुद्रास्फीति। तो ये क्या होता है, यह वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि को दर्शाता है, बेसिकली महंगाई को दर्शाता है। साधारणतः मुद्रास्फीति एक माप है जो यह बताती है कि एक निश्चित अवधि में वस्तुओं और सेवाओं का एक सेट कितना महंगा हो गया है। नेक्स्ट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। पूंजीगत व्यय क्या होता है, इसे हमने शुरू में भी समझा था, चलिए फिर से देखते हैं।
कैपिटल एक्सपेंडिचर, यह विकास हेतु सरकार द्वारा किया गया निवेश है। इसके उदाहरण में शामिल है मशीनरी, भवन, शिक्षा आदि में निवेश, परिसंपत्तियों का अधिग्रहण, भविष्य में राजस्व उत्पन्न करने वाली गतिविधियों में निवेश। नेक्स्ट है बजट अनुमान। यह केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत वित्तीय अनुमान होता है। इसके तहत वार्षिक बजट में विभिन्न क्षेत्रों के लिए पूंजी के आवंटन की रूपरेखा प्रस्तुत की जाती है। ये अनुमान सरकार के व्यय की मंशा का संकेत देते हैं, लेकिन ये सटीक आंकड़े या बाध्यकारी प्रतिबद्धता के सूचक नहीं होते। नेक्स्ट है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, डीबीटी क्या होता है? देखिए, डीबीटी का उद्देश्य समाज कल्याण की विभिन्न योजनाओं के लाभ और सब्सिडी को समय पर सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचाना है। यह बिचौलियों को समाप्त करता है, किसी भी धोखाधड़ी को रोकता है और दक्षता, प्रभावशीलता, पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट है श्रम बल भागीदारी दर, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? चलिए इसे भी देखते हैं। देखिए, यह किसी देश की आबादी में कामकाजी उम्र की आबादी के प्रतिशत को दर्शाती है। इसकी गणना श्रम बाजार में सक्रिय रूप से काम कर रहे और काम की तलाश कर रहे लोगों के आधार पर की जाती है। तो यह है आपकी श्रम बल भागीदारी दर, जो कि किसी भी देश की आबादी में कामकाजी उम्र की आबादी के प्रतिशत को दर्शाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं जिन्हें आपको याद कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आर्टिकल 109 अनुच्छेद 109 ये आपका किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया से। अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगर आपसे पूछा जाए धन विधेयक मनी बिल ये किससे संबंधित है, तो ये आपका अनुच्छेद 110 में इसकी परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 113 प्राक्कलनों के संबंध में संसद की प्रक्रिया दी गई है। अनुच्छेद 114 में विनियोग विधेयक दिया गया है। तो विनियोग विधेयक आपका अनुच्छेद 114 से संबंधित है। अनुच्छेद 115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान। अनुच्छेद 116 में लेखा अनुदान, वोट ऑन अकाउंट, प्रतिया अनुदान और अपवाद अनुदान दिए गए हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 117 वित्त विधेयकों के बारे में विशेष प्रावधान करता है। अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के लेखाओं का प्रारूप बताता है। अनुच्छेद 151 ऑडिट रिपोर्ट। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना कर नहीं लगाया जाएगा। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे से संबंधित है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपका अनुच्छेद 266, इसे आपको याद रखना है। अनुच्छेद 267 भी इंपॉर्टेंट है, ये आकस्मिकता निधि से संबंधित है। संचित निधि क्या होती है, आकस्मिकता निधि क्या होती है, इसे हम पॉलिटी में समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों में संघ से अनुदान। अनुच्छेद 280 ये आपका वित्त आयोग से संबंधित है, इसे आपको जरूर याद रखना है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 281 ये वित्त आयोग की सिफारिशों से रिलेटेड है। और अनुच्छेद 292 ये आपका भारत सरकार द्वारा उधार लेने से संबंधित है। तो ये आर्टिकल आपके काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें आपको काफी अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से आपसे 1 या 2 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इसीलिए इन्हें आप अच्छे से याद रखें। आई होप कि दोस्तों आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। तो ये विजन आईएएस की एक समरी थी जो बजट इस बार के बजट से रिलेटेड दी गई थी। यहाँ पर कंप्लीटली बजट को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले हमने समझा बजट क्या होता है, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को हमने यहाँ पर देखा, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे उन्हें हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। और इस बार के बजट का जो फोकस क्षेत्र क्या होने वाला है, उनसे रिलेटेड सरकार के द्वारा क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, क्या सब उपलब्धियां रही हैं, जो इंपॉर्टेंट डेटा है उसे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है, ऐसे ही मिलते रहेंगे आपसे एक नई वीडियो में। अभी हमें ई दृष्टि का करंट अफेयर कंप्लीट करना है, तो इस पर भी आपकी वीडियो आने वाली है। ई दृष्टि की पूरी मैगजीन को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। काफ़ी सारा हमने डिस्कस कर दिया है। ई दृष्टि की प्लेलिस्ट इसी चैनल पर बना दी गई है, तो आप वहाँ से जाकर सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।